हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड फ्रॉम बुक इकोनॉमिक्स। चैप्टर नेम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि आर्थिक गतिविधियां। और कल मैंने आपको दी थी टेबल, और इस टेबल को अब अच्छे से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। First example, imagine what would happen if farmer refused to sell sugarcane to particular sugar mill. This mill will have to shut down. उदाहरण के तौर पे आप सोच के देखो कि यदि किसान शुगर मिल में गन्ना देने से मना कर दे तो क्या होगा। What does this show? यह क्या दिखाता है? This is an example of secondary or industrial sector being dependent on the primary sector. यहाँ पे ये दिखाता है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर के। ऐसे ही दूसरे इमेजिन करो, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू ए कॉटन कल्टीवेशन if company decided not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and farmer may even to go bankrupt if they cannot quickly switch on the crop. अब इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि अगर कंपनी ने कॉटन लेने से मना कर दिया तो क्या होगा। इंडियन मार्केट से लेने से मना कर दिया और उन्होंने इंपोर्ट किसी और मार्केट से बना लिया तो क्या होगा। जो भारतीय किसान है, जो कपास के उत्पादक है, वो क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सेकेंडरी सेक्टर के। Third, farmer buy many goods such as tractor, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizer and pump sets go up. Cost of cultivation of the farmer will rise and their profit will be reduced. यही है जो एग्रीकल्चर में जो मशीनरी यूज़ की जाती है, जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उनके प्राइस और भी ज़्यादा अप होते गए, यानी कि हाई होते गए, तो क्या होगा, किसानों के लिए जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस sector need food. Imagine what would happen if there is a strike by transporter and lorries refuses to take vegetables etc. from rural areas. Food will become source in the urban scarcity in the urban area whereas farmer will unable to sell their product. अब यहाँ पे इमेजिन करके देखो कि ट्रांसपोर्टरों ने स्ट्राइक कर दी और उन्होंने मना कर दिया ये अपने फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि सर्विस टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सर्विस सेक्टर भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सारी की सारी एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेट्स वर्क, कंप्लीट द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो हमने अभी डिस्कस किया है कि तीनों सेक्टर कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर यूजिंग एग्जांपल्स एंड देन दोज मेंशन इन द टेक्स्ट। एग्जांपल का यूज करते हुए आपने डिफरेंस क्लियर करना है इनके अंदर, तीनों सेक्टर के अंदर। थर्ड, क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जैसे ये जो नीचे कुछ वो दिए गए, अपने बताने के कौन से सेक्टर में है। जैसे टेलर कौन से मतलब सर्विस सेक्टर में, बास्केट वीवर बास्केट बनाने वाला वो कौन से सेक्टर में आता है, वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। फ्लावर कल्टीवेटर प्राइमरी सेक्टर, मिल्क वेंडर टर्सरी सेक्टर, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर, प्रेस टर्सरी सेक्टर, कोरियर टर्सरी, वर्कर इन मैच फैक्ट्री ये आता है मैन्युफैक्चरिंग में, मनी लैंडर टर्सरी में, गार्डनर प्राइमरी सेक्टर, पोर्टर
पोर्टर होता है ये आपका इसमें प्राइमरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बी कीपर प्राइमरी सेक्टर, एक्स्ट्रोनॉट टर्सरी सेक्टर, कॉल सेंटर एम्प्लॉय टर्सरी सेक्टर। Both students in a school are often classified into primary and secondary or junior or senior. What is the criterion that is used? Do you think this is useful classification? Discuss. तो यहाँ पे क्लास में प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर और सीनियर इसको भी क्लासीफाई किया जाता है। क्या ये क्राइटेरिया जो यूज किया जाता है आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब तीनों सेक्टर को कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने ये तो पढ़ लिया कि इन तीनों सेक्टर में जो भी एक्टिविटी की जाती है उनमें काफ़ी संख्या में क्या किया जाता है, वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods। और यही है यहाँ इन तीनों सेक्टर में जब प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, वो भी क्या है, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का वो उत्पादन करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो हमारा अगला स्टेप यही है, यहाँ पे कितनी मात्रा में वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और हर सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट। और किसी भी अर्थव्यवस्था में एक या एक से ज़्यादा कोई भी सेक्टर होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, यानी कि उस टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है प्रोडक्शन करने में और वहाँ के लोगों को रोजगार देने में। वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। वहीं दूसरी ओर अन्य सेक्टर है वो छोटे होते हैं साइज में, यानी कि उनका योगदान कम ही होता है। हाउ डू वी काउंट दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो हम कैसे इन अलग काउंट करेंगे, कैसे हम इन अलग अलग वस्तुओं को काउंट करेंगे और सेवाओं को काउंट करेंगे टोटल प्रोडक्शन में, और कौन से सेक्टर से। विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। इतनी सारे हजारों वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है इकोनॉमी में, तो आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यह काम बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यह टास्क बड़ा ही नहीं, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर्स। आप ये देखोगे कि आप कैसे इनको ऐड करोगे इसमें, कार को, कंप्यूटर को, नेल्स को, फर्नीचर को। इट वोंट मेक सेंस, और यह किसी प्रकार की सेंस भी नहीं बनाता। तो यू आर राइट इन थिंकिंग सो, और आप ऐसा सोचने में बिल्कुल सही हो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी यूज्ड फॉर देन द एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर। और यहाँ इकोनॉमिक्स ने आपको एक सजेशन दिया इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कि यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर के बजाय क्या करते हैं, हम वैल्यू को ऐड अप करते हैं वस्तु और सेवाओं की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखें, इफ़ 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट 8 पर kg। यदि देखो 10,000 वीट है जो, उसको अगर सोल्ड किया जाता है 8 पर kg के हिसाब से, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी 80,000 एंड द वैल्यू ऑफ 500 कोकोनट एट द 10 पर कोकोनट, then its value would be 50,000। ठीक है। Similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated। तो ऐसे ही
इन तीनों सेक्टर में वस्तुओं की वैल्यू को एड अप किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, गिना जाता है। ठीक है, रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, एक सावधानी बरतनी है। नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, न कि सारी वस्तुएं दैट इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस की जाते हैं, नीड्स टू बी काउंटेड, उन सबको गिनना भी है, इन सब वस्तुओं को। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सेंस नहीं बनाते, जो फाइनल यानी कि जो अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं उसको ही हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल फॉर 8 पर केजी, यानी कि एक फार्मर जो कि अपना अनाज बेचता है 8 रुपये किलो के भाव से। द मिल ग्राइंड द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी टू द 10% पर केजी। और वही मिल मालिक है जो वहाँ पे व्हीट को ग्राइंड करता है और फ्लोर यानी कि आटा निकालता है और उसको बिस्किट कंपनी को 10 केजी में बेच दे, 10 पर केजी के यानी कि 10 रुपये के हिसाब से बेच देता है। The biscuit economy uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 पैकेट ऑफ बिस्किट। और वहीं बिस्किट कंपनी ने उसके अंदर ऐड किया शुगर को, ऑयल को, और उसके 4 पैकेट बना दिए उन्होंने बिस्किट के। इट सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर टू द RS60 यानी कि 15 पर केजी पैकेट है। उन्होंने 15 पैकेट के हिसाब से उसके चारों पैकेट को भेज दिया। अब यहाँ देखो, जो 1 केजी वेट था अब वो 15 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 60 रुपीज़ में बिस्किट को बेच दिया। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, और यहाँ पे जब बिस्किट है वही अंतिम वस्तु हैं, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, क्योंकि वही बिस्किट ही है जो कंज्यूमर के पास पहुँचा। बट आई शुड बी पेड द फुल वैल्यू ऑफ द व्हीट दैट इट प्रोड्यूस, लेकिन मुझे तो फुल वैल्यू यानी कि पूरी की पूरी कीमत पे करनी चाहिए थी जो मैंने प्रोड्यूस की थी। वाई आर ओनली गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, केवल अंतिम वस्तु या सेवाओं का निर्माण को ही काउंट यानी कि गिना क्यों जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, जैसे फाइनल गुड्स होते हैं सच एज व्हीट और व्हीट फ्लोर, दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट। जो ये अनाज आया बीच में और फिर आटा आया बिस्किट कंपनी के बीच में, तो क्या है, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती, यानी कि ये वस्तु के निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का यूज किया गया उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज ऑफ इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इनको किस लिए यूज़ किया जाता है, फाइनल वस्तु यानी कि अंतिम वस्तु का निर्माण करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट्स गुड्स एंड दैट आर यूज इन टेकिंग ऑफ द फाइनल गुड्स। और ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वैल्यू होते हैं ना इंटरमीडिएट्स गुड्स की, वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी एडअप होती है। हैंस द वैल्यू ऑफ द 60 रुपीज़ फॉर द बिस्किट फाइनल गुड्स ऑलरेडी इन द इंक्लूड द फ्लोर RS10। तो ये क्योंकि देखो, जो 60 रुपये का बिस्किट बिका है तो उसमें पहले से ही उनको शामिल कर दिया था फ्लोर की वैल्यू को। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट्स गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। और सेम ऐसे ही अन्य जो इमीडिएट गुड्स है उनको भी शामिल कर लिया गया है। To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing a number of times। अगर हम ऐसे करते रहे तो हर वस्तु का सेपरेटली, तो हम क्या करेंगे, एक ही वस्तु की जो वैल्यू है ना बार बार उसको ऐड अप कर देंगे। तो इस बार बार के काउंटिंग से बचने के लिए हम सिर्फ ओनली फाइनल गुड्स को ही क्या करते हैं, उसकी ही वैल्यू में काउंट करते हैं। फर्स्ट एज व्हीट, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, जैसे पहले व्हीट को, फिर फ्लोर को, फिर फाइनल बिस्किट को, सबकी अलग अलग वैल्यू एडअप करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा।
उससे काउंटिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसके ऐसे ही इकोनॉमिक्सों ने इसको एडप्ट किया है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फ्रॉम द फॉर दैट ईयर। तो यहाँ पे यह है, एक साल के दौरान अंतिम वस्तु और सेवाओं की जो फाइनल जो अंतिम वस्तुओं की जो वैल्यू है उसको ही अडॉप्ट किया जाता है एक साल के दौरान। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसे ही हम जीडीपी बोलते हैं किसी देश का, कि वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम वस्तु और सेवाओं की जो वैल्यू है एक साल के दौरान उसको अडॉप्ट किया जाता है। उसे ही क्या बोला है, जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर एरिया। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और जीडीपी ही हमें दिखाता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द मैनमन टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और भारत में ये जो जीडीपी का जो गिनने का जो काम है वो कौन करती है, केंद्र सरकार। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देयर एस्टिमेट। और इस प्रकार गवर्नमेंट सरकार देती अलग अलग डिपार्टमेंटों को जो कि इनकी काउंटिंग करते फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ें। कल हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। ठीक है, कैसे इन सेक्टर्स में बदलाव आए वो हम कल पढ़ेंगे। और आज वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से रीड करना आप।